The first successful textile mill was established in Mumbai in 1854. The two world wars were fought in Europe. India was the British colony. There was a demand for cloth in UK, hence they gave a boost to the development of the cotton textile industry. आगे बढ़ो। एंशिएंट टाइम पीरियड पे जो कॉटन क्लॉथ्स हैं, कॉटन थ्रेड है, ये तो इसके एविडेंस तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मिले हैं। इंडिया में जो सेंचुरीज जीसस क्राइस्ट के बर्थ से बहुत पहले 2500 ईयर्स से वो बिफोर द क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट, इसको बोलते हैं 2500 BC। उस टाइम पीरियड में सिविलाइजेशन जो डेवलप थी इंडिया के आसपास, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उस पे भी कॉटन क्लॉथ्स के कुछ एविडेंस मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। कॉटन क्लॉथ्स के कुछ पुराने टुकड़े मिले हैं, जिससे पता चलता है वहाँ पर कॉटन के क्लॉथ्स यूज होते थे, लेकिन वो सिले नहीं होते थे। दोज क्लॉथ्स वर नॉट स्टिच्ड। उस टाइम पीरियड में जो कॉटन क्लॉथ्स थे वो सिले हुए नहीं थे। तो उस टाइम पीरियड में जो कपड़े होते थे, कॉटन की सीड्स बनती, पहले वो थ्रेड बनाते थे, धागा। धागे के लिए मैंने बताया जो स्पिनिंग, हाथों से चलने वाली स्पिनिंग मशीन होती हो, तो उसको घुमा करके उसी में कॉटन लगाते जाते तो पत्ता पत्ता धागा उससे फिरता जाता था। जब काफी ज्यादा हो जाता था तो उसको फिर निकाल लेते, और फिर जब खूब सारे इस तरह के धागों के जो बॉल्स हैं वो बन जाते थे, तो उनको फिर चरखे होते थे या फिर हाथ से चलाने वाले लूप्स होते थे, उसमें फंसा करके फिर उन धागों को एक के ऊपर एक प्रेस फंसाते हुए कपड़े की शीट बनाई जाती है। वो कपड़ा काफी मोटा होता था। जैसे आजकल आप लोगों ने अगर सुना होगा, देखा होगा, खादी वाले कपड़े। खादी कपड़ा जो होता है काफी मोटा होता है, देखने में भद्दा भी लगता है, लेकिन कंफर्टेबल होता है। तो ऐसा कपड़ा बनता था स्टार्टिंग में, और उसी को लोग डायरेक्टली सीट को निकाल करके काट करके लपेट देते थे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, धोती या तहमद चलता है तो डायरेक्टली लपेट देते हैं। साउथ इंडियन लोग जो होते हैं उनका तो ये ट्रेडिशनल क्लॉथ है, और करंट टाइम पीरियड में भी लोग पहनते हैं, तो वो डायरेक्टली ऐसे लपेट देते हैं। लुंगी का नाम सुना होगा, लुंगी, धोती, तहमद, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको डायरेक्टली क्या कर लेते हैं लोग, टक कर लेते हैं, लपेट देते हैं। और ऊपर की बॉडी में, ऊपर के पार्ट में भी वो क्या करते थे, एक दुसाला टाइप का लेकर के 2 फेरे मारते थे, एक नीचे से, ठीक है, और एक साइड से, तो ऐसे ही उसी को लपेटते थे। पुराने जो कुछ सीरियल्स हैं, रामायण महाभारत, उसमें देखा होगा, नीचे धोती पहन ली और एक ऐसे ही ऊपर डाल लेते थे, बस हो गया। तो ये पैटर्न था, ऐसे ही कपड़ा बनता था। लेकिन जैसे जैसे आगे का टाइम पीरियड आता गया, मिडिवल वर्ल्ड आया, मध्यकालीन दुनिया हुई, वहाँ पर थोड़ा सा फैशन चला और लोगों ने पूरे फुल ड्रेस पहनने शुरू कर दिए। आपने बहुत सारे राजाओं के, रानियों के सब गाउन वगैरह देखे होंगे, कहीं किसी म्यूजियम में गए होंगे, उसमें से बहुत सारे सिल्क के बने होते हैं, कॉटन के बने होते हैं। रिसेंटली जो हम लोग धोएला गए तो वहाँ देखा होगा महाराजा छत्रसाल का गाउन रखा हुआ, थोड़ा सा देखा ना। कई चीजों में सिल्क और कॉटन ये सब इस्तेमाल होता था, थोड़ी सी और कारीगरी इसमें होने लगी। लेकिन आज के टाइम पीरियड में, पिछले 200 साल का जो टाइम पीरियड है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का एज है, इस टाइम पीरियड की आप लगभग 1850 का जो टाइम है, 1850 का, इस दौर में यूरोप में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेट हुई, गवर्नमेंट सेक्टर की भी और प्राइवेट सेक्टर की। इन इंडस्ट्रीज में लार्ज क्वांटिटी में कॉटन, सिल्क या वूल, जो भी रॉ मटेरियल है, जिस तरह के क्लॉथ्स बनने हैं, उसको लार्ज क्वांटिटी में कलेक्ट करके यूरोप के कंट्रीज में जितना मिल गया वो भी ठीक है, नहीं तो वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट से, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, एशिया कॉन्टिनेंट से, जहाँ भी उनको रॉ मटेरियल मिलता था वहाँ से वो इंपोर्ट करके ले जाते थे, और उसके बाद अपनी इंडस्ट्रीज में वूल, सिल्क और कॉटन इन क्लॉथ्स को फॉर्म करते थे लार्ज क्वांटिटी। एक साथ बहुत सारे पावर लूम्स लगे हुए हैं। पावर लूम्स में जो कपड़ा बनता है वो थोड़ा बहुत फाइन होता है, पतला महीन होता है,
और उसमें जो कलर्स वगैरह होने के बाद वो अट्रैक्टिव दिखता है, लार्ज क्वांटिटी में एक साथ बन सकता है। तो पावर लूम में बना हुआ जो क्लॉथ था, मैंने आपको बता दिया, चमक ज़्यादा होती थी, महीन होता था, कंफर्टेबल होता था बॉडी के लिए। तो ये ब्रिटिश इंडस्ट्रीज का बना हुआ जितना भी कॉटन क्लॉथ था, इसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में बढ़ गई। और कभी कभी तो ये दौर आ गया कि ब्रिटेन का बना हुआ कॉटन क्लॉथ, जबकि वो उसमें रॉ कॉटन इंडिया से ले जाकर यूज कर रहे हैं। भारतीय किसान कपास उगाते थे और वो कच्चा कपास रुई के बंडल के फॉर्म में शिप्स में लोड होकर के इंग्लैंड जाता था। इंग्लैंड में कॉटन के कपड़े बनते थे इंडस्ट्रीज में, और फिर बना बनाया कपड़ा वो लेकर के व्यापारी लोग यहाँ बनाते थे और फिर इंडिया के मार्केट में सेल होता था, और भारतीय लोग उस कपड़े को पहन करके घूमते थे। और जो यहाँ पर हैंडलूम्स चल रहे थे या हैंडमेड जो खादी क्लॉथ्स थे, मैंने आपको बताया वो देखने में भद्दे लगते थे, मोटे होते थे, बहुत ज़्यादा कलर्स का यूज नहीं होता था, तो उनकी मार्केट में डिमांड जो थी धीरे धीरे कम होती गई। ऊपर से हाथों से बना हुआ जो कपड़ा था और हैंडलूम का बना हुआ जो कपड़ा था वो थोड़ा सा कॉस्टली भी हो रहा था। आज आपने देखा मार्केट में 100 रुपए की टी शर्ट मिल जाती है, वो किसी बनी है इससे मतलब नहीं, 100 रुपए तक की, 200 रुपए तक की, 300 400 तक की अलग अलग रेट की टी शर्ट मिल जाती है। कई लोग तो फैशन में क्या करते हैं, हर महीने में 2-3 टी शर्ट खरीदते हैं, 200-300 की 2-3 खरीद ली, महीने 2 महीने पहनते हैं, उनको फेंक देते हैं, फिर दूसरी ले आते हैं। तो उनका फैशन का शौक भी पूरा हो रहा, महीने 2 महीने में उनकी स्टाइल भी चेंज हो जा रही और मल्टी कलर चीज़ें मिल रही हैं। ऐसे में वो बहुत ही महंगा और टिकाऊ कपड़ा क्यों खरीदेंगे कि 4 साल तक उसको लपेटते रहे और फटेगा। तो ये जो खादी वाले कपड़े होते हैं और इनका रेट भी आपको पता है बहुत हाई रहता है। आप खादी का कुर्ता पजामा खरीदेंगे तो हाँ वो 1000 के आसपास या उससे भी ऊपर हो सकता है। और ऐसे में आप देख रहे हैं अगर इस तरह के सिंथेटिक कपड़े जो भी आते हैं कितने चीप रेट में मिल जाते हैं। आपको एक लोअर एक टी शर्ट 300-400 में आराम से मिल जाएगी। 2-4 महीने पहनेंगे, अगर फटने लगेगा या फिर अच्छा नहीं लगेगा तो दूसरा परचेस कर लीजिए। और लोगों को यही चाहिए जल्दी जल्दी चेंजमेंट, इसके बाद में देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव अच्छा लगे, बॉडी को भले ही कंफर्ट ना मिल रहा हो, वो बात की बात होती है। तो इसलिए सस्ते कपड़े की, सस्ती चीज़ों की डिमांड मार्केट में बढ़ गई। तो भारतीय लोगों का हाथों का बनाया हुआ कपड़ा था जो महंगा होता था, उसकी सेलिंग कम हो गई। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसा होता है जनरली मार्केट में जब डिमांड कम हो जाती है और जब प्रॉफिट नहीं होता है ऐसे लोगों को, यहाँ जो भारतीय बुनकर थे जो कपड़ा बुनते थे जुलाई में, उनको नुकसान होने लगा, लॉस होने लगा। और जिस तरीके की ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में बना हुआ कपड़ा आ रहा था उसका कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे, वो चाह करके भी उतना सस्ता और उस तरह का अट्रैक्टिव देखने में अच्छा लगने वाला कपड़ा नहीं फॉर्म कर पा रहे थे। तो इंडियन जो जैसे हैंडलूम्स का टेक्सटाइल है, कॉटन की इंडस्ट्री है जो घरेलू तौर पे चल रही थी, डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी। उस टाइम पीरियड में इंडिया का जो कॉटन टेक्सटाइल वाला सिस्टम है ये डोमेस्टिक था। घरों में कपड़े बनते थे, लोग अपने घर के आसपास या किसान लोग जो कॉटन उगाते थे आसपास के बुनकर उनके खरीद देते थे और वो कपड़े बुनते थे। उन लोगों ने बनाना बंद कर दिया। बहुत सारे बुनकर ऐसे भी थे, आपने देखा यहाँ पर 1854 में फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल जो मुंबई के आसपास सेट हुई थी, अंग्रेजों ने इसको सेट किया। इसके बाद लगातार फिर वो मुंबई, सूरत, गुजरात के और शहर और इसके बाद इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में और सिटीज में ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी ब्रांचेस थी उन लोगों ने जगह जगह पर इंडस्ट्रीज लगाई। अब वो क्या करते थे, इंडिया के फार्मर से रॉ कॉटन परचेज करके अपनी इन्हीं इंडस्ट्रीज में कॉस्ट को कम कर रहे हैं और फिर इंडिया के मार्केट में बेच रहे हैं और आसपास के दूसरे कंट्री में भी सेल कर रहे हैं। ये काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो बहुत सारे भारतीय जुलाहे, भारतीय बुनकर लोग इन्हीं इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए चले गए, अपने घर में कपड़ा बनाना छोड़ दिया और इंडस्ट्रीज में काम करने के चले गए। अभी भी मैंने आजकल सुना ऐसा हो रहा है, बहुत सारे टेलर्स जो छोटे गांव, शहर और कस्बों में होते थे, जब उनका बनाया हुआ पैंट शर्ट या कपड़े लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं क्योंकि आए दिन
लगातार फैशन चेंज हो रहा है, कभी पैंट नैरोअर होती जा रही, कभी वाइडर होती जा रही, कभी उससे पॉकेट्स की क्वांटिटी बढ़ रही, कभी घट रही, कभी विदाउट पॉकेट बन रही है। तो ऐसे कंडीशन में इतने तेजी से फास्ट चेंज में ये जो टेलर से नहीं कर पाते। बड़ी मुश्किल तो उसने ज़िंदगी में एक बार पैंट शर्ट बनाना सीखा है। अब पता लगा कोई दूसरा बच्चा आया, कोई आदमी आया, उसने कहा मुझे तो ऐसे सिलवानी वैसे करनी, वो बना ही नहीं पा रहा है, बनाया तो बिगाड़ दिया। तो आज का जो फास्ट चेंजमेंट है और फैशन की जो भी टेक्निक्स है लगातार तेजी से चेंज हो रही है, तो ये जो बेचारे टेलर्स हैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, कॉम्पीट नहीं कर पाते, तो इनको लॉस होने लगता है, फिर ये अपनी शॉप बंद कर देते हैं। इनको फिर क्या होता है, बड़े बड़े शहरों में जो इंडस्ट्रीज लगी है वहां से कुछ कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, वो ठेके पर इनको ले आते हैं। जैसे मान लिया यहाँ का टेलर महीने में 5,000 से 10,000 के बीच में कमा रहा है, वो भी इतनी मेहनत करने के बाद शॉप का जो किराया है वो अलग से देना है। बाहर से दिल्ली से कोई कॉन्ट्रैक्टर आया, उसने कहा कि आपको 15,000 दिलाएंगे महीने, वहाँ चलिए आराम से 15,000 मिलेंगे। वो भी सोचेगा झंझट खत्म हो गया, चुपचाप जाना है डेली फैक्ट्री में जो भी 7-8 घंटे काम करना है, उसके बाद महीने के बाद 15,000 रुपये मिल जाएंगे। तो वो सब यहाँ से मूव कर रहे हैं, वो भी इस तरह की इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये जो माइग्रेशन है और जो सेल्फ एम्प्लॉयड सेल्फ स्किल्ड ऐसे लोग हैं जो काम कर सकते थे, वो भी क्या होते हैं, बेरोजगार होने लगते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, तो फिर वो दूसरी जगह पर चले जाते हैं, दूसरों के अंडर में जाके वर्क करते हैं, और वहाँ पर आपको पता है उससे ज़्यादा काम दिया जाएगा, कम पैसे दिए जाएंगे। वो जब अपने घर में था, हो सकता है दिन भर में 2 जोड़ी पैंट शर्ट बनाता हो, लेकिन जब वो किसी अदर इंडस्ट्री में काम करने जाएगा तो वहाँ पर उससे पूरे दिन में 10 जोड़ी 15 जोड़ी बनवाए जाएंगे, और उसे करना पड़ेगा, वो ना नहीं कर सकता। तो ये ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पर लोग जब सर्विस सेक्टर में जाते हैं और पेड सर्विस करते हैं, तो उनसे जो आउटपुट है वो ज़्यादा लिया जाता है, मेहनत ज़्यादा ली जाती है। तो कॉटन टेक्सटाइल धीरे धीरे इंडिया में इस टाइम पीरियड में आकर के, मैंने आपको बताया, अंग्रेजों के हाथ में आ गया, बहुत स्ट्रांग हो गया। लेकिन 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, तो आपको पता है फिर सारी चीज़ें भारत सरकार के हाथ में आ गई, और तब से लेकर के अभी तक इसमें जितना भी रिफॉर्म हो सकता था गवर्नमेंट ने किया, जितना हो सकता था उतना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया। लेकिन आपको पता होना चाहिए 1990 के दौर में कानपुर का जो कॉटन टेक्सटाइल है वो बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो गया, और वहाँ की इंडस्ट्रीज ने, स्पेशली जो गवर्नमेंट सेक्टर की कॉटन टेक्सटाइल्स थी, उनमें ताला लग गया। उसके पीछे अभी भी रिसर्च जारी है, बहुत सारे लोग उसमें स्टडी कर रहे हैं। कई कारण थे, कुछ लोग कहते हैं कि लेबर्स ने यूनियन बना करके वहाँ पर काम करना ही बंद कर दिया, आए दिन धरना प्रदर्शन हड़ताल, तो प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था। दूसरा पॉइंट ये भी आता है कि वहाँ पर रॉ कॉटन आसपास प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, तो उसकी सप्लाई बंद हो गई, तो कानपुर की कॉटन इंडस्ट्री ठप हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स का शिकार हो गई, सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की राजनीति की वजह से वो सब बंद हो गया। रीजन जो भी हो, लेकिन ये लॉस भी हुआ है। अभी आगे नेक्स्ट। In the early years, the cotton textile industry was concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra and Gujarat. Availability of raw cotton, market, transport including accessories, port facilities, labor, moist climate, etc. contributed towards its localization. This industry has close link with agriculture and provides a living farmers, cotton wool, workers and workers engaged in ginning, spinning and weaving, dyeing, designing, packaging, tailoring and sewing. The industry, while creating the demand, supports many other industries such as chemical and dyes, packaging materials and engineering works. While spinning continues to centralize in Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu, weaving is highly decentralized to provide the scope of incorporating traditional skills and designs of weaving in cotton, silk, zari, embroidery, etc. India has world-class production and spinning, but weaving supplies low quality of fabric as it cannot use much of the high-quality yarn produced in the country. Weaving is done by handloom, powerloom,